सारा की आंख खुली तो उसने देखा उसका शौहर खालिद बेड पर नहीं था। ये पहली बार नहीं हुआ था। जब से उसकी शादी हुई थी वो नोट कर रही थी कि अक्सर वो रात में कुछ वक्त के लिए बिस्तर से उठकर चला जाता था और उसकी वापसी घंटे 2 घंटे के बाद होती थी। ज़ारा की शादी को 6 माह से कुछ ज़्यादा ही हुए थे। खालिद के इस अमल से ज़ारा को उलझन सी होने लगी थी कि ऐसा कौन सा काम है जो रात की तन्हाई में करता है। तो जैसे उसके हाथों मजबूर होकर कई बार उसने खालिद से मालूम भी किया था, पर उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर ज़ारा को शक होने लगा था कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, कहीं इसका किसी लड़की वगैरह से चक्कर ना हो, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां मोबाइल पर बातचीत करने के लिए रात की तारीकी का सहारा लेते हैं। मगर खालिद को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर उसका चक्कर किसी और लड़की से चल भी रहा था तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, या फिर उससे ताल्लुक़ रखना ही था तो फिर उससे शादी कर लेता। मुझसे शादी का ढोंग क्यों रचाया? उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि खालिद ऐसा दिल फेंक किस्म का शौहर निकलेगा। इसमें ऐसी क्या कमी है जो उसका शौहर दूसरी औरत से ताल्लुक़ रखना चाहता है? अभी उन्हें एक तवील ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी थी। अगर दूसरी औरतें उसके शौहर की ज़िंदगी में आती रहें तो फिर किस तरह वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे? वो गुस्से में भरी बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि खालिद इस वक्त कहाँ होगा, इसलिए वो छत पर पहुंच गई। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में खालिद अक्सर जाकर लेट जाता था। ज़ारा दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। ज़ारा ने दरवाजे से कान लगा दिए, गो के आवाज़ में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन साफ अंदाज़ा हो गया था कि खालिद किसी लड़की से बातें कर रहा है। खालिद का किसी लड़की से रात के इस पैर बात करना शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा था। ज़ारा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो गुस्से में बुरी तरह से कांप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को ज़ोर से झटका दिया, दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। दरवाजे को लॉक नहीं किया गया था। कमरे के अंदर खालिद ज़रूर बैठा था, लेकिन किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। वो अपने शौहर को अकेला देखकर हैरत ज़दा रह गई। अभी अभी उसने लड़की की आवाज़ साफ सुनी थी। खालिद के हाथ में मोबाइल भी नहीं था, जो वो समझती कि मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ से कमरे में लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। खालिद भी हैरत से ज़ारा को देख रहा था। ज़ारा, क्या बात है, खैरियत है ना? उसने पूछा। मुझे कमरे से किसी लड़की की बात करने की आवाज़ आ रही थी। लड़की की आवाज़? खालिद चौंका। लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये बात मेरे लिए भी परेशान कुन है। कमरे में लड़की नहीं है, फिर भी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। ज़ारा ने कहा। आओ नीचे चलते हैं, खालिद ने चारपाई से उठते हुए कहा। ज़ारा कमरे में भरपूर निगाह दौड़ाते हुए खालिद के पीछे चल दी। वो हैरान और परेशान भी थी कि आखिर कमरे में लड़की थी तो कहाँ चली गई। बिस्तर पर लेटते हुए भी उस लड़की के मुताल्लिक सोच रही थी। ज़ारा कहाँ गुम हो गई? खालिद ने पूछा। कुछ नहीं, मैं वो लड़की। लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। ज़हन पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो और सो जाओ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो लड़की की आवाज़ थी। हाँ, हो सकता है वो लड़की की आवाज़ हो और किसी दूसरे घर से आ रही हो। खालिद ने कहा। किसी दूसरे घर से? जैसे मेरा दिल घबराया और मैं ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी को नींद ना आ रही हो और उसने टीवी खोल लिया हो, और टीवी से मर्द और औरत की आवाज़ आना कोई अचंभे की बात नहीं होती। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ज़ारा ने अपने दिल को मुतमईन करने को ये बात कही। अभी वो खालिद से कुछ और बातें करना चाहती थी, लेकिन खालिद के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। वो उसके सोने का इंतज़ार किए बगैर ही सो गया था। खालिद के सो जाने पर ज़ारा कोशिश करने लगी कि उसे नींद आ जाए, पर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। वो करवटें बदल रही थी, फिर न जाने कैसे उसकी आंख लग गई। उसके बेदार होने से पहले ही खालिद की आंख खुल चुकी थी, इसलिए वो नहा धोकर नाश्ता करने को तैयार हो चुका था। ज़ारा ने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। रात का वाक़या अभी तक उसके जहन में था।
खालिद नाश्ता करके ड्यूटी पर चला गया। दोपहर का खाना तैयार करके जब वो कुछ देर के लिए बेड पर लेटी, उस वक़्त भी रात का वाक़या याद आ गया। वो रात के वाक़या को जितना भुलाना चाहती थी इतना ही याद आ रहा था। फिर न जाने उसे क्या हुआ, वो बेइख्तियार उठी और छत पर चली गई। उसके कदम कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे के पास पहुंचकर ज़ारा ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बड़े आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने ज़ारा की तरफ देखा। वो लड़की बड़ी ही हसीन थी, नक्श व निगार भी बहुत अच्छे थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अभी वो इस लड़की से कुछ पूछना ही चाहती थी कि वो लड़की चारपाई से उठी और तेज़ी से कमरे से निकल गई। ज़ारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब छत पर कोई भी नहीं था। उसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई और वो बेइख्तियार घबरा कर नीचे को दौड़ी। वो जैसे ही नीचे आई, दरवाजे की कुंडी ज़ोर से बजी। ज़ारा ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। खालिद दोपहर का खाना खाने के लिए आया था। वो उसे घबराया हुआ देखकर चौंका। क्या बात है ज़ारा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो कमरे में लड़की वो चौंका। हाँ खालिद, मैंने अपनी आंखों से छत वाले कमरे में एक लड़की को चारपाई पर लेटी हुए देखा। फिर वो अचानक उठी और कमरे से बाहर निकली और गायब हो गई। मैं घबरा कर नीचे दौड़ी चली आई, ज़ारा ने बताया। उसकी बात सुनकर खालिद के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो चोर निगाहों से कभी ज़ारा को कभी जीने को देखने लगा था। खालिद, ये क्या चक्कर है, मुझे बताओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो चौंकी। हाँ, ना तुम उसके बारे में जानने की कोशिश करती और ना वो तुम पर जाहिर होती। सोचो, तुम इस घर में 6 माह से रह रही हो, कभी वो तुम्हें नज़र आई? लेकिन रात से तुम उसके बारे में जानने को बेचैन हो, इसलिए गुस्से में उसने तुम पर खुद को जाहिर कर दिया। खालिद ने गुस्से से कहा। वो कौन है और उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तुम ये जानकर क्या करोगी? खालिद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और उसके बारे में जानने का हक़ रखती हूँ, ज़ारा ने कहा। इतना तो तुम जान चुकी होगी कि वो इंसान नहीं है, बेचैन रूह है। अभी मैं जल्दी में हूँ, ड्यूटी पर पहुँचना है। इसके बारे में रात को बताऊँगा, खालिद ने कहा। ठीक है, ज़ारा ने खालिद के लिए खाना निकालते हुए कहा। खालिद खाना खाकर ड्यूटी पर चला गया। बेचैन रूह के बारे में मालूमात जानने के लिए ज़ारा बेचैन हो चुकी थी। ज़ारा सरफराज कॉलोनी की रहने वाली थी। खालिद का घर उनके महल्ले से 3 गलियां छोड़कर था। वो जब भी पराठाबाद ड्यूटी पर जा रहा होता था, ज़ारा स्कूल पढ़ाने को निकलती थी। वो एक मकामी स्कूल में पढ़ाती थी। अपनी अपनी ड्यूटियों पर जाते हुए दोनों के एक दूसरे से नज़रें ज़रूर टकराती थीं। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी मौजूद होती थी। एक दिन खालिद के घर वाले ज़ारा के रिश्ते के लिए बातचीत करने आए। चूँकि दोनों ख़ानदान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए बात पक्की होकर शादी पर ख़त्म हो गई। खालिद जिस घर में रहता था, वो घर उनकी शादी हो जाने पर छोटा पड़ने लगा था। इसलिए खालिद ने पराठाबाद में ही एक मकान किराए पर ले लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उसे अब ड्यूटी के लिए घर से जल्दी नहीं निकलना पड़ता था और खाने के वक्त घर आकर खाना खा लेता था। मकान का किराया मुनासिब होने के सबब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। रात को जब ज़ारा और खालिद बिस्तर पर लेटे, उसने फिर उस बेचैन रूह का तज़किरा छेड़ दिया। खालिद के पास अब कोई चारा ना था कि वो उसके बारे में ज़ारा को बता दे। ज़ारा, ये कई साल पहले की बात है। मैं बेरोज़गार था और बेहतर रोज़गार की तलाश में था। हैदराबाद जैसे शहर में रोज़गार का मिलना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी रोज़गार के लिए धक्के खा रहा था। मेरे कई दोस्त पराठाबाद में रहते थे। उनसे मुलाकात के लिए अक्सर मेरा पराठाबाद आना होता था। पराठाबाद में पावर लूम्स की सनत से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से पावर लूम्स पर ज़्यादातर खादी कपड़े तैयार होता है। एक नौजवान बैक वक्त कई मशीनों को देख सकता है। इस काम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि काम करने वाले को 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है।
एक शिफ्ट सुबह से शाम और दूसरी रात से सुबह 7 बजे तक। पर एटाबाद पावर लूम्स की वजह से रात में भी दिन का समा होता है। हर मजदूर को एक हफ्ते दिन में और दूसरे हफ्ते रात में ड्यूटी करना पड़ती है। रात में काम करने से इंसान की सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अक्सर लोगों की बिनाई वक्त से पहले ही कमज़ोर हो जाती है। पावर लूम्स के मालिकान को मजदूरों की तलाश नहीं करनी पड़ती। ज़्यादातर लोगों ने कारखाने अपने घर के नीचे की मंजिल पर कायम कर रखे हैं। महल्ले में खेलने वाले बच्चे शौक ही शौक में 15 दिन या 1 माह के अंदर मशीन चलाना सीख लेते हैं और फिर रोज़गार ना मिलने पर किसी भी कारखाने वाले से बात करके ये काम करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने दोस्तों की मदद करने की गरज से कुछ वक्त के लिए मशीन पर खड़ा हो जाता था, जिसकी बिना पर यह काम मुझे भी आ गया। रोज़गार ना मिलने पर मैंने यही काम करने का फ़ैसला कर लिया था। मेरे दोस्तों ने इस इरादे पर मेरा हौसला बढ़ाया और इस तरह मैं पावर लूम्स की सनत में मजदूरों की हैसियत से शामिल हो गया था। काम मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा ताकि कि मुझे खुद कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा काम मशीन करती थी। मेरी हैसियत एक निगरान की सी थी। जब उकताहट हुई मशीन को बंद किया, कुछ देर को बाहर निकल गया। चाय पानी पीकर जैसी तबीयत बेहतर हुई, वापस आकर मशीन स्टार्ट कर दी। इस काम में ये कैद नहीं कि सारी ज़िंदगी वही काम करते रहो। जहाँ से ज़्यादा पैसों की पेशकश हुई वहीं चले जाओ। मैं शादी से कबल कई कारखाने तब्दील कर चुका था। कारखाने तब्दील करने की वजह सिर्फ ज़्यादा उजरत थी। उस दिन मुझे मौलाना मोइनुद्दीन के खाते पर काम करते हुए दूसरी रात थी। चाय की तलब पर मैंने मशीन बंद की और चाय पीने चला गया। होटल पर मुझसे पहले ही मेरा दोस्त अमीरुद्दीन नाज बैठा हुआ था। मैंने सुना है कि तुमने निसार के खाते से काम छोड़ दिया है। हाँ, मैंने काम छोड़ दिया है। क्यों? वो चौंका। मौलाना मोइनुद्दीन इससे ज़्यादा पैसे देंगे। क्या वाकई तुम मोइनुद्दीन के खाते पर काम कर रहे हो? अमीरुद्दीन नाज बुरी तरह से चौंका। क्यों? इसमें ऐसी चौंकने वाली कौन सी बात है? बात है जब भी मैं चौंका हूँ उसके पास ज़्यादातर लोग काम करने से इनकार कर देते हैं। जो काम की हामी भर भी लें तो रात ड्यूटी आने पर खुद ही काम छोड़कर भाग जाते हैं। वो क्यों? मुझे तजस्सुस हुआ। सुना है वहाँ आसेब है। रात में जो काम करने आते हैं उसे पुरअसरार आवाज़ें आती हैं। अब तुम खुद सोचो कि रात के 2 बजे जब तुम्हें किसी की बोलने की आवाज़ें सुनाई दे और वो नज़र भी ना आए, ऐसे में तुम्हारी क्या हालत होगी? अमीरुद्दीन नाज ने कहा। तुम्हें बेवकूफ़ बनाने को मेरे सिवा और कोई नहीं मिला। मैंने चाय की चुस्की ली। खालिद, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देख लेना, जब रात में किसी औरत की आवाज़ आएगी और वो तुम्हें ऐ मेरे सनम कहकर पुकारेगी, फिर मैं देखूंगा कि तुम कितने बहादुर हो। अमीरुद्दीन नाज ने कहा। अमीरुद्दीन, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। ये काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, अभी तक कभी किसी भूत या चुड़ैल से वास्ता नहीं पड़ा। फिर मैं कैसे मान लूँ कि मौलाना मोइनुद्दीन के खाते में आसेब है? मैंने कहा। ना मानकर तुम नुकसान में रहोगे। मेरा मशवरा है कि तुम मोइनुद्दीन से बात करके सिर्फ दिन की ड्यूटी ले लो। उसे वैसे भी रात में काम करने की आदत है। अमीरुद्दीन नाज ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वहाँ से हटाकर तुमने खुद वहाँ पर काम करने का प्रोग्राम बना लिया हो? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। खालिद भाई, मैं जब इस काम में आया था, मेरे उस्ताद एजाज हुसैन ने कहा था कि बेटा तुम इस काम में ना आओ, ये काम तुम्हारी आंखें कमज़ोर और सेहत ख़राब कर देगा। देख लो, मैं वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आने लगा हूँ। अमीरुद्दीन नाज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। देखना यह है कि मैं आसेब को भगाता हूँ या आसेब मुझे वहाँ से भगाता है, मैंने कहका लगाते हुए कहा। मैं जब मशीनों पर दोबारा आकर खड़ा हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझसे मुखातिब हो और कुछ कह रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई मौजूद ना था। किसी को ना पाकर मैंने उसे अपना वहम समझा और कपड़े की तरफ ध्यान देने लगा कि मशीन पर कपड़ा सही तैयार हो रहा है या कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है।
बेख्याली में मेरी नज़र आवाज़ की सिमत दीवार पर चली गई। अचानक दीवार के अंदर से एक खूबसूरत लड़की ज़ाहिर हुई। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भला दीवार के अंदर से भी कोई लड़की निकल सकती है। वो लड़की सख्त घबराई हुई थी। वो आते ही मुझसे लिपट गई। उसका जिस्म बिल्कुल रुई की गाली की तरह महसूस हो रहा था। मैं सख्त बौखला गया। अभी उसे अपनी सीने से अलग करने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान दीवार के अंदर से ज़ाहिर हुआ। उसके हाथ में एक तेज़ धार खंजर था। वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और उसने वो खंजर लड़की के सीने में उतार दिया। वो ज़ोर से चीखी और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैं हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था। वो लड़का जैसे ही दीवार के अंदर से आया था वैसे ही गायब हो गया। लड़की भी खुद ब खुद गायब हो गई। मुझे हैरत इस पर ज़्यादा हुई कि लड़की ने मेरे हाथों में दम दिया था, लेकिन वहाँ एक कतरा खून तक का मौजूद ना था। हत्ता कि मेरे कपड़े भी बिल्कुल साफ़ थे कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई और बेख्तियार मैंने मशीन बंद की और कारखाने को ताला लगाकर घर चला गया। अमीनुद्दीन नाज की बात सच साबित हो गई थी। वाकई कारखाने में आसेब था। तभी लोग रात में काम करने से डरते हैं। हालांकि इस इलाके में मौलाना मोइनुद्दीन सबसे ज़्यादा उजरत देने में मशहूर था, फिर भी लोग उसके पास काम करने से कतराते थे। रात को मैं काम करने से माजूरी ज़ाहिर करते हुए चाबी देने मौलाना मोइनुद्दीन के पास गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया। बस डर गए। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग मुझसे जेलस होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूं, इसलिए ऐसी बातें फैलाई हुई हैं। रात के वक्त काम करने वालों को लोगों की बातें सच महसूस होती हैं, इसीलिए किसी को कुछ और किसी को कुछ नज़र आता है। आसेब होने की सूरत में उसे तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए। देख लो, मुझे आज तक कोई नुकसान पहुंचा है, लेकिन रात मुझे आसेब नज़र आया है। मैंने कहा, अगर वो आसेब होता तो वो ज़रूर तुम्हें नुकसान पहुंचाता। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी नज़रों का धोखा है। मेरी बात मानो, लोगों की बातों पर कान ना धरो और अपना काम करते रहो। और जिस दिन तुम महसूस करो कि आसेब ने नुकसान पहुंचाया है, बेशक काम छोड़कर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। मुझे सोचता देखकर वो बोला, खालिद बेटे देखो, ये दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया में हम ही नहीं, अल्लाह ताला की कितनी दुनिया आबाद है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिन्नात कहाँ नहीं है, ये मखलूक हर जगह है। जब हम इसे नहीं सताएंगे वो भी हमें नहीं सताएगी। मौलाना मोइनुद्दीन ने कहा। मुझे मौलाना मोइनुद्दीन की यह बात दिल को लगी कि जब हम उसे नहीं सताएंगे तो फिर वो हमको क्यों सताएगी। मैं काम छोड़ने की बात करने आया था और काम की हामी भरकर दोबारा से तैयार हो गया। रात को काम करते हुए मुझे किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूरी रात मैं काम में मसरूफ़ रहा। दूसरी रात मैं खड़ा मशीनों को देख रहा था। मेरी नज़र बेख्तियार घड़ी पर चली गई। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, बाबू मशीन चला, बाबू मशीन चला। मैंने हैरत से मशीनों को देखा। मशीन चल रही थी, फिर भी मुझे मशीन चलाने को कहा जा रहा है। कई बार ये आवाज़ आने पर मुझे बड़ा गुस्सा आ गया कि क्या आसेब को नज़र नहीं आ रहा कि मशीनें चल रही हैं, जो पुरअसरार आवाज़ में मुझे मुखातिब होकर मशीन चलाने को कह रही हैं। मेरी नज़र बेख्तियार कारखाने के दरवाजे पर चली गई। कोई शख्स दरवाजे पर छुपा खड़ा था। हवा के चलने पर कमीज़ का कुछ हिस्सा उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। मैं खामोशी से दरवाजे पर आया। बाबू मशीन अमीरुद्दीन को देखकर मुझे चुप सी लग गई। अमीरुद्दीन के बच्चे, ये तू है? मैं गुस्से से बोला। मैं देखना चाह रहा था कि तुम कितने बहादुर हो। मेरी आवाज़ सुनकर डरते हो या नहीं? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर नहीं डरा। अब क्या हुक्म है? मैंने कहा। अरे भाई, मैं क्या तुम्हें हुक्म दूंगा। दरअसल तुम्हारे साथ चाय पीने का मूड हो रहा था, इसलिए चाय लेकर आया हूँ। अमीरुद्दीन नाज ने चाय की केतली और कप दिखाए। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त वाकई चाय पीने का मूड हो रहा है।
चाय देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और सुनाओ, कारखाने के आसेब से मुलाकात हुई? अमीरुद्दीन नाज ने चाय कप में डालते हुए कहा। हाँ, हो चुकी है, मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। क्या वाकई? अमीरुद्दीन घबरा सा गया। हाँ भाई, मेरी मुलाकात हो चुकी है। एक नौजवान लड़का है और दूसरी बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसे देखते ही आदमी का दिल आ जाए। मैंने कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? वो बेयकीनी से बोला। क्यों, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मेरा मतलब है कि तुम्हें उनसे बिल्कुल खौफ नहीं आया? लोग उनको देख लेने के बाद काम छोड़ देते हैं। वो आसे बहुत शरीफ हैं, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ से काम नहीं छोड़ा। तुम्हारी हिम्मत है कि अभी तक यहाँ काम कर रहे हो। मुझ जैसा शख्स आसेब देख लेने पर दोबारा पलट कर भी इधर का रुख ना करता। अमीरुद्दीन नाज ने चाय की चुस्की ली। थोड़ी देर वो मेरे पास बैठकर चला गया। सुबह हो जाने पर मैं भी घर चला आया। तीसरी रात मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि एक मशीन पर कोई बैठा नज़र आया। मैं जैसे ही उस मशीन के पास गया, मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। मशीन चल रही थी, धागों के ऊपर वही दोशीज़ा बैठी हुई थी। मुझे अपनी जानिब आता देखकर वो मुस्कुराई। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बेख्तियार ये जुमला निकला। मैं लड़की हूँ, वो बोली। ये मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ, वो बोली। मुझे जानती हो? चाहने के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता, बस दिल आने की बात होती है। मेरा दिल तुम पर आ गया है, लेकिन मैं इंसान हूँ, तुम आसेब हो। मुझे आसेब भी एक इंसान ने ही बनाया है। मेरे भाई के हाथों पहले मैं मरी थी, फिर एक एक्सीडेंट के हादसे में मेरा प्यार, मेरी जान दिलावर हलाक हो गया। उसे मरकर सुकून मुयस्सर आ गया, मगर मेरी रूह को सुकून नसीब ना हो सका। मैं जिस रात इस जगह कत्ल हुई हूँ, उस दिन से तड़प रही हूँ, पर जब तुम्हें देखा मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा दिलावर फिर से इस दुनिया में आ गया है। मेरी रूह को सुकून देने की खातिर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे, वो बोली। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कत्ल क्यों किया? मेरे भाई को दिलावर पसंद नहीं था। मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी दिलावर से हो। एक रात मैं जब घर से फरार होकर दिलावर के साथ भागकर पसंद की शादी करना चाह रही थी, मेरे हाथ में एक पोटली भी थी। दिलावर ने यहाँ पहुँचकर कहा था। उस वक़्त यहाँ खाली मैदान था। मेरे भाई काशिफ की आंख खुल गई और वो मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया। दिलावर भी पहुँच गया था। मैं भागते हुए जैसे ही दिलावर की बाहों में पहुँची, मेरे भाई ने खंजर से हमला करके मुझे हलाक कर दिया। वो दिलावर को भी हलाक करना चाहता था, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया, मगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। भाई ने इस वाक़े के बाद गड्ढा खोदकर मुझे दफन किया था, इसलिए मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी लोग न जाने क्यों मुझसे डरते हैं। मुझे देख लें तो काम छोड़कर चले जाते हैं, वो बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम शहज़ादी रखा था और इस शहज़ादी का ये हशर हुआ है, वो बोली। उस दिन से मेरी और शहज़ादी की दोस्ती हो गई। रात की ड्यूटी में उससे रोज़ाना मुलाकात होती थी। वो बेज़रर थी, उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैंने कारखाने को नहीं छोड़ा। इलाके के लोग भी हैरान थे कि मैं काम छोड़कर क्यों नहीं भागा। मुझसे पहले जो भी कारीगर आता वो चंद दिन में भाग जाता था। मौलाना मोइनुद्दीन कारीगरों को ज़्यादा उजरत इसलिए देते थे कि वो किसी तरह लालच में आकर काम करते रहें, काम छोड़कर भागे नहीं। हर इंसान इतना बहादुर नहीं होता कि वो आसेब के इल्म हो जाने पर काम पर डटा रहे। मेरा ख्याल था कि मेरी शादी होने पर शहज़ादी मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रहें। एक तरह से वो तुम्हें अपनी सौतन तस्वर करती है। वो मुझसे ज़िद करती है कि तुम्हें तलाक दे दूँ। पहले वो कारखाने तक ही महदूद थी, लेकिन अब वो साए की तरह हर जगह मेरे साथ रहती है, हत्ता कि जब दिन की ड्यूटी होती है और रात मैं घर आकर सोता हूँ। रात में सोते से मुझे जगाकर ऊपर छत पर ले जाती है।
और मुझसे बातें करती रहती है। 2 घंटे बातें करके चली जाती है। उसका ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि मैंने शादी करके अच्छा नहीं किया, मेरे होते हुए तुमने शादी क्यों की। मैं उसे समझाता हूँ कि तुम एक रूह हो, जबकि मुझे एक गोश्त पोश्त के साथी की ज़रूरत है। इतनी बड़ी ज़िंदगी तन्हा तो नहीं गुजार सकता। लेकिन मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आती। ये कहते हुए खालिद खामोश हो गया। खालिद की बात सुनकर ज़ारा की तशवीश में और इजाफा हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या कहे। उसने सुन रखा था कि जब कोई आसेब किसी पर आशिक हो जाए तो वो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके शौहर खालिद का भी वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस मामले में किसी आमिल से रहनुमाई हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो दोनों शहज़ादी के मुतालिक बातें करते हुए सो गए। सुबह होने पर खालिद काम पर चला गया। ज़ारा घर में अकेली थी। वो घर का काम करके आराम की नीयत से जैसे ही चारपाई पर लेटी, अचानक वो लड़की कमरे में आ गई। उसे देखकर ज़ारा घबरा गई। तू क्या मंसूबे तैयार कर रही है? मुझे सब खबर है, लेकिन इतना सोच ले कि खालिद अगर मेरा ना हो सका तो तेरा भी नहीं रहेगा। तूने अगर उससे मेरा पीछा छुड़ाने के लिए किसी आमिल से रजू किया, मैं उसी दिन खालिद का खात्मा कर दूंगी। तुझे बेवा होने का शौक़ है तो फिर भले किसी भी आमिल से रजू कर लेना। वो बोली, तुम मेरे शौहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे भी तुम एक रूह हो, जबकि हमें अभी दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। ज़ारा ने कहा, मुझ पर किसी ने रहम खाया था जो मैं तुम पर रहम खाऊं। मैं किसी सूरत में खालिद का पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर तुझे किसी मर्द के सहारे ज़िंदगी गुजारने का इतना ही शौक़ है तो फिर अपने लिए कोई और मर्द ढूंढ ले। मैं किसी भी सूरत खालिद को तुम्हारा नहीं बनने दूंगी। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझसे जुदा करने की सूरत में खालिद भी ज़िंदा नहीं रहेगा। वो बोली। ज़ारा अभी उसे कुछ कहना चाहती थी कि वो लड़की गायब हो गई। जाते जाते वो ऐसी धमकी दे गई थी कि अब उसे एक अनजाना सा खौफ आने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए किसी आमिल से रजू करना ज़रूरी था। ऐसे में वो लड़की अपनी दी हुई धमकी पर अमल भी कर सकती थी। वो खालिद को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। अपनी सोचों में न जाने कब उसे नींद आ गई। आंख उस वक़्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर उसके सामने खालिद खड़ा था। कब से मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ, वो बोला। मुझे नींद आ गई थी, ज़ारा ने बताया। खाने के लिए तो कुछ तैयार भी है? हाँ, दोपहर के लिए खाना तैयार करके ही सोई थी, ज़ारा ने कहा। खालिद के लिए उसने खाना निकाल कर रख दिया। खाना खाते हुए खालिद ने महसूस किया कि ज़ारा चुप चुप सी है। क्या बात है, आज बहुत खामोश हो? तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ। उस रूह ने मुझे धमकी दी है कि किसी आमिल से रुजू करने पर वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। बस इस बारे में सोच रही हूँ। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है। जब वो मुझे धमकी दे सकती है तो फिर वो तुम्हें भी धमकी दे सकती है, खालिद ने कहा। क्या उसने तुम्हें भी धमकी दी है? ज़ारा ने पूछा। हाँ, मुझे तुमसे पहले धमकी दे चुकी है, खालिद ने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर तुमने क्या सोचा? फ़िलहाल मैं कोई इंतहाई अहम कदम उठाना नहीं चाहता। बस कुछ वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं। मैं समझी नहीं, ज़ारा ने कहा। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि फ़ौरी कदम उठाकर कोई मुसीबत मोल ले, इसलिए कुछ इंतज़ार करो। हो सकता है कि वक्त हमारा मुवाफिक आ जाए और हम इस पोजीशन में आ जाएं कि खुद ब खुद इस रूह से छुटकारा मिल जाए। ऐसी खबीस रूह से खुद ब खुद कहाँ छुटकारा मिल सकता है? हमारे कुछ कहे बगैर इससे छुटकारा मुमकिन नहीं। हमें बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाना होगा। इसलिए इस मामले को फ़िलहाल हालात पर छोड़ दो। अल्लाह ताला जो करेगा वो बहुत बेहतर होगा, खालिद ने कहा। वो खाना खाकर चला गया, मगर ज़ारा सोचती रह गई। उसका शौहर इस रूह से जल्दी जान क्यों छुड़ाना नहीं चाहता था। उस रूह से जान छुड़ाने के लिए जल्द या देर से इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा। चंद दिन खैरियत से गुजर गए। लड़की की रूह ने उन दोनों को परेशान नहीं किया। फिर एक दिन जब खालिद घर आया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या बात है, तुम आज बड़े परेशान हो? ज़ारा ने कहा।
हाँ, वाकई परेशानी की बात है। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक नहीं दी तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। क्या? ज़ारा की आंखें हैरत से फटी फटी रह गईं। बहुत ही ज़िद्दी लड़की है। जब भी वो अपने भाई के हाथों हलाक हुई थी। फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, जब से उसने धमकी दी है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। खालिद ने कहा। फिर अब क्या होगा? तुम हौसला रखो, अल्लाह ताला जो करेगा वो हमारे हक में होगा, खालिद ने कहा। वो इंतहाई कदम उठाना चाह रहा था मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। उसे जो करना था फौरी करना था। एक दिन वो एक मशहूर आमिल निसार अहमद के पास जाने के लिए घर से निकला। वो अभी आमिल निसार अहमद के आस्थाने से कुछ दूर था कि एक साइकिल सवार ने उसे ज़ोरदार टक्कर मार दी। वो दूर जा गिरा। अभी वो संभला भी ना था कि मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से फरार हो गया। ये इत्तेफाक ही था कि वहाँ खालिद का दोस्त एजाज हुसैन मौजूद था। उसने फ़ौरन खालिद को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार किया और अस्पताल ले गया। खालिद को ज़्यादा शदीद चोटें नहीं आई थी, फिर भी उसे घर में 10 से 15 दिन आराम करना ज़रूरी हो गया था। खालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पट्टियाँ देखकर ज़ारा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं है भाई, ज़रा सी चोटें आई हैं, खालिद ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। फिर भी ये कैसे हुआ? मोटरसाइकिल वाला बहुत जल्दी में था, मुझे मार कर चला गया, वो बोला। खालिद आमिल के पास जाने वाली बात बताकर ज़ारा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आमिल की बात गोल कर गया। तुम आमिल निसार के पास जाने का कह रहे थे, ज़ारा ने याद दिलाया। अरे भाई चला जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, याद से चले जाना। इस हालत में भला कैसे आराम कर सकता हूँ? 1-2 दिन ठहर जाओ, फिर चला जाऊंगा। ज़ारा शौहर की बात सुनकर खामोश हो गई। शाम का वक्त था, मगरिब होने में कुछ वक्त बाकी था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा चौंकी, इस वक्त कौन आ गया? दरवाजे पर एक मलंग बाबा खड़ा था। भूखे को खाना खिलाओगी बेटी? वो बोला। हाँ बाबा, यहाँ बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ, ज़ारा ने सहन में एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मलंग बाबा सहन में बैठ गया। उसके हाथ में जो डंडा था वो उसने अपने बराबर में रख लिया। ज़ारा ने खाना निकालकर मलंग बाबा के आगे रख दिया। बाबा ने रोटी का नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फिर उसने खला में कुछ देखने की कोशिश की। फिर दूसरा नवाला भी मुंह में रखते हुए खला में घूरा। अचानक उनकी आंखें लाल सुर्ख हो गई। वो बोल कुछ नहीं रहे थे। कुछ देर गुजरने पर वो खाना खा चुके थे। वो उठकर खड़े हो गए और जलाली लहजे में फिजा में देखते हुए बोले, जा चली जा, भाग जा, जलाकर भस्म कर दूंगा। ज़ारा हैरत से मलंग बाबा को देख रही थी। तू मुझे जानती है ना, मैं पलीद रूहों को जलाकर भस्म कर देता हूँ, तेरा भी यही हासिल होगा। चली जा, छोड़ दे इनका पीछा। कुछ देर गुजरने पर मलंग बाबा का गुस्सा ख़त्म हो गया और वो नॉर्मल हालत में आ गए। बाबा तुम किससे बात कर रहे थे? ज़ारा ने पूछा। उस खबीस रूह से बात कर रहा था जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के दर पे है। ये इत्तेफाक है कि मैं इस तरफ निकल आया। इस घर में दाखिल होते ही उससे सामना हो गया। ये खबीस इससे कबल भी कई लोगों को परेशान कर चुकी है और मैंने उन्हें उससे छुटकारा दिलाया था। अब इस खबीस रूह ने इस घर में डेरे डाल लिए हैं। ये तुम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए अब तुम्हारा बाल बेका भी नहीं कर सकती, मलंग बाबा ने कहा। बाबा ये रूह हमें धमकियां दे रही है कि हमारे किसी आमिल से रुजू करने पर जानी नुकसान पहुंचा सकती है, ज़ारा ने बताया। खबीस रूह नुकसान पहुंचाने के अलावा कर भी क्या सकती है? तुम बेफिक्र हो जाओ, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर इसने तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका मुझे इल्म हो जाएगा और मैं आकर इसे जलाकर भस्म कर दूंगा, मलंग बाबा ने कहा। मलंग बाबा खाना खाकर चला गया। उसके जाने के बाद वो रूह फिर एक हफ्ता तक नजर ना आई, जिसका खालिद ने ज़ारा से इजहार किया। ज़ारा ने मलंग बाबा के घर में आने और बातचीत के बारे में बताया। खालिद हैरत में पड़ गया कि इतनी आसानी से किस तरह से उस रूह से निजात मिल गई। ये हकीकत ही थी कि वो रूह इन दोनों का पीछा छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी, इस खौफ से कि कहीं मलंग बाबा हकीकत में जलाकर भस्म ना कर दें।
कई माह गुजरने पर भी वो रूह इन दोनों के सामने ज़ाहिर नहीं हुई। वो दोनों मियाँ बीवी भी बहुत खुश थे कि उनकी रूह से जान छूट गई। मौलाना मोइनुद्दीन के कारखाने में आसेब का हिस्सा माजी का हिस्सा बन चुका है। मौलाना मोइनुद्दीन भी खुश है कि खालिद के कदम उसके कारखाने के लिए मुबारक साबित हुए हैं। जो उसके कारखाने से आसेब का किस्सा था, लोग अब उसे भूलने लगे हैं।